हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स, कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस। इन तीनों ही टॉपिक के हम एमसीक्यू समझेंगे और अपने टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल्स का पावर हाउस होता है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो सही ऑप्शन क्या है, बी, एनर्जी प्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जितने भी हमारे स्टेटमेंट हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है, जो क्या है, गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का सेट ऑफ जीन्स होता है और ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकते हैं। देखो, हमारे जो सेल्स होती है, डीएनए या आप कह सकते हैं सेट ऑफ जीन्स कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अलावा हमारा डीएनए या सेट ऑफ जीन कहाँ पे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और डीएनए की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रेप्लिकेट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ जीन्स एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ऑप्शन देखते हैं। सी क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी गलत है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, चौथा ऑप्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, ये भी रॉन्ग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है गोल्गी एपरेटस। तो सही जवाब है बी। तीसरा क्वेश्चन है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका कौन सा पार्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, सिस्टी, ये सब होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी पार्ट है उसके लिए कौन सा पार्ट एटीपी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। पर किस पार्ट में एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिस्टी में प्रोड्यूस होती है। तो सही जवाब है डी, क्रिस्टे। चौथा क्वेश्चन है कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या है, हमारे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं या एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। तो किस प्रोसेस के थ्रू हमारे एटीपी जनरेट होते हैं या एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, कैप साइकिल होती है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है और यही एनर्जी क्या होती है, एटीपी। तो सही जवाब है सी, क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। पांचवा क्वेश्चन है कि जितने भी सेल टाइप दिए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के ज्यादा नंबर होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ऑप्शन की बात करें, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल, स्किन सेल। तो इन जितनी भी ये चार की चार सेल्स की बात करें तो इनमें देखो कि मसल सेल्स क्या होते हैं, मसल सेल्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपका सही जवाब है सी, मसल सेल्स। क्योंकि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना। और सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी सेल्स को है, मसल सेल्स को। तो इसी वजह से आपका सही जवाब है कि मसल सेल्स में जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पर से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है और किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो सही जवाब है बी, दे जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेवंथ क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलती है। तो सही जवाब है बी। 8th क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिनेट को कौन सा जो कॉमन थ्योरी है एक्सप्लेन करती है। तो हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल से ही क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। क्योंकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है, होस्ट सेल होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, उससे जुड़ी होती है। तो ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। तो ये क्या है, ये जो थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये व्याख्या करती है, ये बताती है कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो सही जवाब है आपका ए, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। 9वां क्वेश्चन है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो किससे इनहेरिटेड होता है। क्योंकि डीएनए क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इनहेरिटेड होता है, वो पेरेंट्स से अपने बच्चों को मिलता है, ऑफस्प्रिंग को मिलता है। पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से इनहेरिटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ माँ से, पेरेंट्स से नहीं। पेरेंट्स माता पिता दोनों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ से ही क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। तो सही जवाब है बी, द मदर ओनली। 10वां क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन से कौन सी जो डिसीज है वो एसोसिएट है। कि जब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिसफंक्शन हो जाता है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, पार्किंसन डिसीज। तो सही जवाब है ए, पार्किंसन डिसीज। 11th क्वेश्चन है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो सही जवाब है बी, प्रोटीन सिंथेसिस। 12वां क्वेश्चन है कि हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके किस टाइप में जो राइबोसोम्स हैं सरफेस में स्टब्ड रहते हैं, या राइबोसोम्स रेटिकुलम की सरफेस में लगे हुए होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आर ई आर और एस ई आर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आर ई आर होता है, ये क्यों हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब क्या होता है, रफ क्यों होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। यही राइबोसोम्स की वजह से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। तो हमारा कौन सी सरफेस के कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स लगे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सही जवाब है बी, आर ई आर। 13वां क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस ई आर किस में प्राइमरीली इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है। दोनों ही ई आर है, पर एक दो टाइप के ई आर होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ ईआर क्या होते हैं, हमारे लिपिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सही जवाब है बी, लिपिड सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म कराना। 14वां क्वेश्चन है कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग कराना। तो सही जवाब है सी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। 15वां क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेलुलर प्रोडक्ट की सिंथेसिस और पैकेजिंग करने के लिए कौन सा दूसरा ऑर्गेनेल क्लोजली एसोसिएट रहता है। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली गोल्गी एपरेटस एसोसिएट रहता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है सी, ई आर किससे कनेक्टेड रहता है, गोल्गी एपरेटस से।
छठा क्वेश्चन है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कौन सा सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब सिग्निफिकेंट जो मेन काम होता है, क्योंकि दो टाइप के होते हैं एसईआर और ईआर। तो मेन काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेलुलर कम्युनिकेशन करना, स्पेशली जो कैल्शियम आयन है उनके रेगुलेशन में। तो सही जवाब है सी, सेल्यूलर कम्युनिकेशन। 17वां क्वेश्चन है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, पर क्यों? अगर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो हमारे गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक कनेक्टेड होके क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उस जो सिंथेसाइज प्रोटीन है या मटेरियल है, वो सिंथेसाइज मटेरियल कहाँ को ट्रांसपोर्ट होता है, गोल्गी एपरेटस को। वहां पे क्या होता है, उस मटेरियल की मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट होता है। जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है कि जिस भी सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो सही जवाब है बी, गोल्गी क्या है, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकल सिंथेसाइज प्रोटीन। 18वां क्वेश्चन है कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है किस चीज में, मतलब सेल्स में। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो मेन फंक्शन है वो किस तरीके का है, वो क्या करता है, प्रोटीन सिक्रेशन में। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो सेल्स में हमारे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिक्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सही जवाब है बी, प्रोटीन सिक्रेशन। 19वां क्वेश्चन है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है उसका फेट क्या होता है। फेट मींस कि देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, आंसर सेम है। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। उसके बाद उसका क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या कनेक्टेड है, गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस उस सिंथेसाइज प्रोटीन का क्या करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सही जवाब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वो क्या कर की जाती है, गोल्गी एपरेट को ट्रांसपोर्ट की जाती है। उसके बाद गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होता है। तो सही जवाब है बी, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी एपरेटस फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। 20वां क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इज क्रूशियल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ। जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है वो क्या होता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म कराना। साथ ही साथ ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। और स्पेशली ड्रग्स और पॉइजन के डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ड्रग्स और पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो सही जवाब है सी, ड्रग्स एंड पॉइजन। 21वां क्वेश्चन है कि गोल्गी एपरेटस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हमारे गोल्गी एपरेटस का प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कराना। तो सही ऑप्शन है डी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। 22वां क्वेश्चन है कि हमारी सेल में गोल्गी एपरेटस कहाँ पे लोकेटेड रहता है। तो गोल्गी एपरेटस सेल के साइटोप्लाज्म में लोकेटेड रहता है। तो सही जवाब है बी, साइटोप्लाज्म। 23वां क्वेश्चन है कि हमारे गोल्गी एपरेटस, ठीक है, जो प्रोटीन के सिक्रेशन के लिए किस सेलुलर ऑर्गेनेल से क्लोजली एसोसिएट रहता है। तो गोल्गी एपरेटर प्रोटीन सिक्रेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोजली एसोसिएट रहता है। तो सही जवाब है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 24वां क्वेश्चन है कि जो क्या होती है, हमारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि जब गोल्गी एपरेटर प्रोसेसिंग के लिए सब्सटेंस को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में क्या कर रही है, मतलब उसे ट्रांसफर कर रही है। कि एक सेल, मतलब सेल के किसी भी पार्ट में क्या है, अगर कोई भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है,
उसके पास जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसको वेसिकल्स में क्या करता है, स्टोर करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस टर्म्स को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो क्वेश्चन में ये आंसर है, तो सही जवाब है डी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। 25वां क्वेश्चन है कि जो हमारे गोल्गी एपरेटस है वो प्रोटीन के ग्लाइकोसिलेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। तो गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन होती है उसको मॉडिफाई करते हैं और प्रोटीन में शुगर चेन को ऐड करने का काम करते हैं। तो सही जवाब है बी, मॉडिफाइंग एंड एडिंग शुगर चेन टू प्रोटीन्स। 26वां क्वेश्चन है कि गोल्गी एपरेटस जो सेलुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो भी सेलुलर प्रोडक्ट है उसको वेसिकल में क्या करके पैक करके एक्सपोर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस में क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज हुई। वो प्रोटीन कहाँ पहुंची, गोल्गी एपरेटस में। वहां पे उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन या कोई भी अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई होगी, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है। वो पैकेजिंग किसके फॉर्म में होती है, वेसिकल्स में। उस वेसिकल्स को फिर क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस सेलुलर प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये वेसिकल क्या हो जाता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी, एक्सोसाइटोसिस। तो ये है सही जवाब कि हमारी उस सेलुलर प्रोसेस जहां पे गोल्गी एपरेटस सेलुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग को वेसिकल फॉर्म में फिर एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। 27वां क्वेश्चन है कि गोल्गी एपरेटस जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे गोल्गी एपरेटस के साथ क्या होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और अपनी डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। तो सही जवाब है ए, सेल डिवीजन के टाइम पे गोल्गी एपरेटस डिसइंटीग्रेट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।